नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी में बगावत की उठी लहर को लेकर के बात करूंगा। तमाम मेरे दोस्त हैं वो केवल मेरा वीडियो देखने के बाद कहते हैं ये आपकी अपनी दिमागी सोच है, इस तरह की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं उन अपने बीजेपी के दोस्तों से, अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स है जिसने महीनों महीनों तक रेलवे ट्रैक आगरा जयपुर जो को रेलवे का ट्रैक है वो जाम करके रखा हुआ था। वो एक जाना माना मीणा समाज का व्यक्ति है, कर्नल किशोरी लाल मीणा, सेना से रिटायर्ड। उनकी अपनी धाक है, अपने बल पर विधायक जीते। उन्होंने आज राजस्थान में जो बीजेपी की संसदीय जो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसकी हार अपने ऊपर ले ली और उसकी जिम्मेदारी के चलते उन्होंने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं कृषि मंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन मैं किसानों से कभी दूर नहीं हो सकता। नेचुरल सी बात है, किरोड़ी लाल मीणा किसानों के नेता हैं और मीणा समुदाय मैं समझता हूं अधिक से अधिक किसानी और खेती का ही काम करता है, आपको शायद मालूम होगा। इधर जब किरोड़ी लाल मीणा का बगावती स्वर उभरा है तो मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं। महारानी वसुंधरा भी गाहे बगाहे कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जब वो पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में दी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम शर्मा जी का निकला तो वो दंग रह गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन उस समय मोदी चूंकि 303 सीट के मालिक थे लोकसभा में, तब सब कुछ मोदी के नाम पर चलता था। मोदी जो कहते हैं काला तो काला, पीला तो पीला, हरा तो हरा, बस पूरी बीजेपी यही कहती थी। लेकिन आज बगावत का पहला झंडा किरोड़ी लाल मीणा ने उठा लिया है और कह दिया है कि मैं ये हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैं मंत्री पद छोड़ रहा हूँ। आज के ज़माने में कोई मंत्री पद छोड़ता है क्या? लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, असलियत बात यह है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उनका बनता भी है, क्योंकि मीणा समुदाय राजस्थान में बहुत ही बाहुल इलाके में मीणा समुदाय है। आपको मैं बता दूं, वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, वो भी मीणा समुदाय में उनकी ससुराल है। ये देखिए कितना बड़ा आपस में कॉम्बिनेशन है दोनों का। वसुंधरा राजे ठाकुर समुदाय से हैं, उनके पति जाट समुदाय से थे, तो धौलपुर के महाराज थे, वो धौलपुर की रियासत थी। बाद में हालांकि उनका तलाक हो गया था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ संबंध तो संबंध होते हैं। बेटे की शादी उन्होंने मीणा समुदाय में की थी, इसको आप क्या कहेंगे? अब मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी अब वो मीणा जो किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे इशारे पर लोगों ने या मेरे कहने पर वोट नहीं दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी। भाई उनकी बात भी जायज़ है, क्योंकि वो जितनी विधानसभा में सीटें आई हैं किरोड़ी लाल मीणा का बहुत ही उसमें योगदान है, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। उनका नाम भी चला था, लेकिन इधर से जो भरतपुर के एक शर्मा जी हैं, हम तो अभी तक उनका नाम भी नहीं जानते क्या नाम है, वो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। खैर, अब तो ये बात मैं समझता हूँ जब चल पड़ी है तो ये दूर तक जरूर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में जो बगावती स्वर हैं, ये जब उड़ने लगे पंख, उड़ गया एक बार पखेरू बच्चा तो जिंदगी भर उड़ेगा ही उड़ेगा, वो फिर वापस आने वाला नहीं है। अब राजस्थान के बाद मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ ले चलता हूँ। महाराष्ट्र में भी नाम यदि जीत हुई तो मोदी के नाम पर जीत हुई, और हार की बात है तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे भाई, क्यों लेते हो आप जिम्मेदारी? इस्तीफा भी दे दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। गडकरी का युद्ध चल रहा है, अमित शाह और फडणवीस के बीच युद्ध चल रहा है,
और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं शर्मा जी, उन्होंने एक बयान दिया है योगी आदित्यनाथ की नीतियों के खिलाफ। इसके क्या मायने होते हैं? अखिलेश यादव ने तो उस बयान को लपक भी लिया और आज कह दिया कि वो सीएम बनना चाहते हैं यूपी के शर्मा जी। अब वो बने न बने अलग बात है, लेकिन उनके बयान के तो यही अर्थ निकलते हैं। असल में हुआ क्या है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से जो वीआईपी कल्चर है उसे ख़त्म करने का एक आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि गाड़ियों पर हूटर बजाना पूरी तरह से मना है, लाल बत्ती नहीं लगा सकता कोई। ये अभियान भी चला प्रदेश में, जगह जगह खूब तमाम लोग। कानपुर में तो एक ने इंस्पेक्टर और सिपाहियों को गाली देना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष था वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शहर का, और उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है भाई। वो कौन क्या बिगाड़ सकता है उसका। हालांकि उसने ये जरूर कह दिया था, मैं बिल्ले नचवा दूंगा तुम्हें रहने नहीं दूंगा, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे पीछे लगूँ। खैर, अब इसके लिए सीधे तौर पर वो कानपुर वाली जो बात थी वही बात हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन पर लागू हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि वीआईपी जो कल्चर है उसे ख़त्म करना गलत बात है। अरे भाई, जब चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता तो आप कौन होते हो? उनका कहना यह है कि भाई कुछ लोगों की कैटेगरी है, उनके अलावा कोई लाल बत्ती नहीं लगा सकता। आज भी हम देखते हैं शहरों में कई जगह, हम जब कभी रिपोर्टिंग में गलियों में होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तब देखते हैं सायरन बजता चला रहा है, न कोई गाड़ी मतलब की, न कोई उसमें बैठने वाला मतलब का, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है तो बजा सकता है। पुलिस भी उसके सामने अब तो नतमस्तक होने लगी है। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी में विरोध का जो खेल चल रहा है वो नहीं रुकने वाला। सुनने में तो ये आया है कि योगी आदित्यनाथ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान के बहाने डेमोरलाइज करने की कोशिश है, उनको चैलेंज करने की कोशिश है, और इसी चैलेंज में वो शायद योगी को हटा दिया जाए। अभी ये जो अंदरूनी कलह है पार्टी की वो दूर नहीं हो रही है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्य सचिव की तैनाती की, तब ऐसा लगा कि वो इंडिपेंडेंट काम करने लगे हैं और उनके मनपसंद का मुख्य सचिव तैनात किया गया है। अभी एक शंकर जी थे, वो हमारे यूपी में चीफ सेक्रेटरी थे, उनका 2023 में वो रिटायर हो गए और 1 साल तक उनका एक्सटेंशन चल रहा था, चूँकि उन पर ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ था, अमित शाह का हाथ था। उन्होंने जब अभी चीफ मिनिस्टर की अदला बदली हुई है, उसमें ट्विटर पर बहुत शानदार एक लेख लिखा है, आप जा कर के पढ़ सकते हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उन्होंने मोदी की बहुत कसीदे काढ़े हैं, योगी के भी काढ़े हैं, लेकिन जो वर्तमान जो मुख्य सचिव है उसका भी आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उन्होंने केवल मोदी के लिए कहा है, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी के लिए मात्र ये लिखा है कि उन्होंने मुझे ये काम करने का मौका दिया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। केवल छोटा सा एक ट्वीट है, लेकिन शंकर जी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, योगी का भी लिखा है। वो सबको साध के चलने वाले आईएएस अधिकारी रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के पद पर तभी काम चलता है जब ऊपर से नीचे से चारों तरफ से सबका हाथ हो। जैसे शंकर भगवान का हाथ जो राहुल गांधी ने दिखाया था, गुरु नानक जी का जो हाथ था वो दिखाया था। तो ये सब मेहरबानियाँ ऊपर वाले की होती हैं, तभी सब कुछ काम होता है। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि ये तो बात यहाँ रही। हो सकता है मीणा जी के पास कुछ है, कुछ गीला दिखाई देगा, तो मैं समझता हूँ जो राजनीति के जादूगर हैं गहलोत साहब, वो उन्हें कोशिश करेंगे लपकने की, वो कुछ भी कर सकते हैं। 10, 20, 50 विधायक तोड़ करके यदि वो वापस आते हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस उन्हें आगे कर सकती है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मीणा समुदाय को। ये है मेरी बात, ये मेरा, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा दिमाग है जो चल रहा है। लेकिन आज के ज़माने में क्या नहीं हो सकता, आप बताइए। कमलनाथ की चलती फिरती सरकार को उन्होंने
चलता कर दिया, और फिर शिवराज सिंह चौहान बन गए। और शिवराज सिंह चौहान दोबारा से जब जीत के आए तो उनको पता ही नहीं चला कि मेरा क्या होने वाला है, और कोई यादव जी हैं हमारे इंदौर के, उनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। तो ये सब राजनीति में घालमेल चलता रहता है। अब किरोड़ी लाल मीणा का ये मैं समझता हूँ वो एजेड भी हैं और काफ़ी समझदार भी हैं। यदि उनका दाव चला और उन्होंने कुछ विधायक तोड़ लिए तो वो चीफ मिनिस्टर के कांग्रेस की तरफ से दावेदार भी हो सकते हैं, कांग्रेस बाहर से समर्थन कर देगी उनको। तब क्या होगा? तो इस तरह की जो उठापटक है वो अब धुआं जो कहते हैं जिसको, धुआं उठने लगा है, और वो धुआं उठेगा तो आग भी लगेगी, बहुत सारे काम होंगे। मैं अभी महाराष्ट्र पर एक बार फिर लौट के आता हूँ। महाराष्ट्र पर अब की बार जो 3 दलों का जो संगठन है, जो क्या नाम है उनका, शिवसेना का, और दूसरा जो क्या नाम है शिंदे गुट से, तो शिंदे तो शिवसेना से अलग हुए, उनका, और शरद पवार जी का, और कांग्रेस का। कांग्रेस मालूम है आपको 48 में से 30 सीटें लाई है, मतलब ये गठबंधन 30 सीटें ले गया है। 18 सीट रह गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये सबसे ज़्यादा सीटें 7 सीट शिंदे गुट ले गया है। तो वहाँ खलबली मची हुई है। इधर जो अघाड़ी महाअघाड़ी जो संगठन है तीनों दलों का, उसका बहुत अभी से रणनीति बनाना तैयार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को सबक सिखाना है। एक अपने भतीजे को शरद पवार सिखाना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं तेरी औकात क्या है, और जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनको शिवसेना और सब कांग्रेस सब मिल कर के इन दोनों के खिलाफ ऐसे प्रत्याशी उतारना चाहते हैं कि ये दोनों जब चुनाव प्रचार हो तो ये अपनी विधानसभा में ही सिमट कर रह जाएं और कहीं बाहर कोई बात नहीं कर पाए। ये बात जो महाअघाड़ी गठबंधन है उसकी तरफ से अभी से, उसके कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने इस तरह की बात कही है कि इन दोनों नेताओं को, इन दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी घेराबंदी बहुत पहले की जानी है, जिससे ये अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में अटक कर रह जाएं और वहाँ पर पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। अभी भी देखिए बारामती से भतीजे ने अपनी बीवी को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो वहाँ पर शरद पवार ने अपनी बेटी को, सुप्रिया सूले को चुनाव लड़वाया, जीत के आई बहुत डंके की चोट पर, और वो नंद भाभी को उसने आगे कर दिया। इस तरह का कभी होता नहीं है, लेकिन भतीजा इतना नीचे तक उतर गया कि उसने अपनी बहन के खिलाफ अपनी बीवी खड़ी कर दी। बताइए, अरे कहीं जब चुनाव लड़ना था तो कहीं से दूसरी जगह से लड़ा लेता, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसने कहा नहीं, चाचा की बेटी को ज़रूर हराऊंगा। लेकिन वो सब वहाँ मुँह की खानी पड़ी और सारा खेल खत्म हो गया। अभी तक जो कहानी थी मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी की सुनाई। अब मैं प्रधानमंत्री के गृह राज्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने खुले तौर पर कह दिया अपने भाषण में कि हम गुजरात जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और देख लेना। इतना धमक के साथ कोई नेता, विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के बयान को लेकर के बड़ी चिंता हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ के कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वो सतर्क भी हो गए हैं। इनका सोचना यह है कि अब की बार निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी ने कह दिया है तो कांग्रेस आएगी सत्ता में, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ 20-25 साल की इनकम्बेंसी जो चल रही है, फैक्टर जो चढ़ गया है दिमाग में जनता के में, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इधर आपने देखा होगा 303 से 240 पर आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ अब देखिए वो सूरत की सीट पर क्या किया उन्होंने, प्रत्याशी खरीद लिया, प्रत्याशी को बैठाल दिया, अकेला निर्विरोध हो गया चुनाव। यदि वो ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ 5-6 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस के हाथ में आने वाली थी। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, उठापटक चल रही है, इसके पीछे भले ही कुछ नेता हैं जो मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे वो फुलझड़ी लगाते रहते हैं कि आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। उनमें वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे ने किरोड़ी लाल मीणा को उनके समाज में उनका समझाना है, उनको कह दिया है चलो आगे, हम आपके साथ हैं, हम पीछे खड़े हुए हैं आपके। इसी तरह से गुजरात में भी यही स्थिति है। गुजरात में कुछ नेता हैं जो मोदी के विरोधी हैं
और वो तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से कि मोदी जैसे ही नीचे आए हम सारा खेल पलट देंगे। महाराष्ट्र में आपको मालूम ही है, गडकरी साहब का बहुत जलवा है। उन्हें पहले तो टिकट नहीं दी गई, कई राउंड की जब टिकटें जारी हो गई उसके बाद टिकट दी गई, फिर भी वो जीत करके आए। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की हालत है। उत्तर प्रदेश में भी हाल बहुत ख़राब है। अब मैं आपको बता दूं, बिहार में आप चलिए, बिहार में कोई चौधरी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नाराज़ है। अंदर खाने अश्विनी चौबे ने तो खुले खुले बातें कर दी हैं कि बाहर के लोग हैं हमारे ऊपर आकर के बैठ गए हैं और सारे पद हथिया लिए इन्होंने। नेचुरल सी बात है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में फर्श बिछाया हो, कुर्सियां बिछाई हो, मेज लगाई हो, स्टेज बनाया हो, उनको कोई नहीं पूछ रहा। अब आप ऊपर लेवल पे ले लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी यदि सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा नहीं शुरू करते तो मोदी आज कहीं नहीं होते। ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं 1986 से पत्रकारिता में हूँ, मुझे सारी चीज़ें मालूम है। मोदी उस समय रथ पर सवार जरूर थे, लेकिन मोदी को कोई जानता नहीं था। ये मैं 1989-90 वाली उसकी बात कर रहा हूँ। प्लान के लिए कोई भले ही कह दे कि वो मोदी का प्लान था, किसी का प्लान नहीं था। जब यात्रा करने वाला ही आगे नहीं बढ़ेगा तो प्लान क्या कर लेगा, धरा रह जाता है प्लान, कोई नहीं पूछता। अडवाणी की हालत क्या हो गई है आज देखिए। अडवाणी एम्स में भर्ती हैं पिछले 3-4 दिन से और डॉक्टरों की निगरानी में हैं बेचारे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो हाथ जोड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके घर गए, जोशी जी के भी घर गए, तो उसके बाद फिर लौट करके नहीं देखा कि आपकी क्या हाल चाल है। आज खबरों में कहीं फ्लैश चल जाता है कि डॉक्टरों की निगरानी में अडवाणी भर्ती है एम्स में। तो कुल मिलाकर के भीतर भीतर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो इस गाड़ी के जो 2 पहिए हैं वो 2 पहिए कब निकल के बाहर भागेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये कब हटने वाले हैं, इनका घड़ा कब वही लोग फोड़ेंगे, दोनों लोग। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने आपको आज थोड़ी सी झलक दी है और पहली झलक में किरोड़ी लाल मीणा को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने ये सब करने की ठानी और बहुत मज़ेदार कहानी ला करके सामने रख दी है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बहुत अच्छा लगता है आप जब सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं हम लोग और लगता है कि अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको सुनवाते रहें, जानकारियां देते रहें, जो गोदी मीडिया नहीं देता वो चीज़ें हम आपको दिखाते रहें। आजकल मेरे चैनल पर आकर के कुछ लोग गंभीरता से लिख रहे हैं, बुरा भला भी बोल रहे हैं। मैं उनको बड़े विनम्रता के साथ कहता हूँ, लिखते रहिए प्यारे भाइयों मेरे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग और कोई बुराई नहीं है, ये तो उनकी अपनी समझ है, जितनी उनकी समझ है वो लिखते हैं और हमारी अपनी समझ है, हमारा जो अनुभव है हम उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। मैं आरबी सिंह यादव।